हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में बेसिकली हम ज्योग्राफी को देख रहे थे और इसी में हम पढ़ रहे थे बेसिकली आपका अपोहा तंत्र के विषय में। क्लियर है? इसको गौर करके हम देख रहे थे। कल हमने अफवाह तंत्र के विषय में पढ़ा, जल विभाजक के रूप में स्थिति को हमने बात की कि क्या होता है आपका जल विभाजक। गोर्ज के रूप में हमने पढ़ा कि गोर्ज किसको कहते हैं, ये हमने देख लिया। और एक नदी जब बहती है तो कौन कौन सी स्थल आकृतियां बनाती हैं, इसके विषय में गौर करके हमने पढ़ा। फिर हम कल देख रहे थे सबसे बड़ा आपका सिंधु नदी तंत्र के विषय में हम बेसिकली बात कर रहे थे। कितने बच्चों ने ऐसा है कि चैप्टर को घर पर जाकर रिविजन किया है, एक बार बताइए जरा। फिर आगे बढ़ेंगे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर जाकर आपका रिविजन किया है? सभी ने किया है? चलिए, तो बेसिकल थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। मैं कल आपको चीज बता रहा था कि बेसिकली हमको क्या देखना था, ये रीजन देखिए। भारत का प्रवाह जो मैप वाला पार्ट है मुझसे एग्जैक्टली अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन फिर मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझाऊं। देखिए, मैंने बताया था कि आपके तिब्बत के मानसरोवर से क्या होता है आपका, ये तिब्बत का क्या है, मानसरोवर झील है। और इसी मानसरोवर आपका झील से क्या होती है, एक नदी निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं हम आपका सिंधु नदी। ठीक, मैंने कहा था ये क्षेत्र जो पड़ता है, ये वाला जो रीजन है, ये मैंने आपको बताया था आपका लद्दाख क्षेत्र, कि लद्दाख से प्रवेश करती है। फिर लद्दाख के साथ मैंने आपसे कहा था कि यहां पर एक आपका दर्रा है, जिस दर्रे से क्या करती है, सिंधु नदी आपका प्रवेश करती है। आपको उसका नाम बताना था। बताइए कितने बच्चों को पता है, कितना ढूंढा है? तो यहां पर दर्रा है दमचौक दर्रा, जिससे क्या करती है आपका सिंधु नदी भारत में आपका प्रवेश करती है। ये मैंने आपको कल मुझे मैप के माध्यम से आपको दिखाना था। क्लियर है कि दमचौक दर्रे के माध्यम से क्या करती है नदी आपका प्रवेश करती है। ठीक, फिर आप देखेंगे फिर इसकी सहायक नदी आपको मिलेगी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और बियास। ये सारी नदी क्या है, अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो आपका मिठान कोट वाला रीजन है, इस मिठान कोट में आके जो है आपका मिल जाती है बेसिकली। ये मुझे आपको बताना था। ठीक, इतनी चीजें थी। अगर आपने रिवीजन करा हो, कुछ करा हो तो आप मुझे बताइए, नहीं तो एक क्रम वो है कि हम सबसे पहले जितना हमको दिया गया हम उसको पढ़ लें पूरा थियोरेटिकल, फिर एक एक करके हम रिवर्स सिस्टम को पढ़ें। एक दूसरा पैटर्न ये है, तो जैसा आप चाहेंगे मैं आपका वैसे उसे अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दूंगा। चलिए, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी तंत्र क्या था। और लगभग मैंने आपको बताया था कि 2900 किलोमीटर में यह आपका बहती है। और 2900 किलोमीटर में देखने के बाद ये भारत में 1114 किलोमीटर जो है बेसिकली भारत में इसका क्या है, अपोहा तंत्र है। यानी कि टोटल 2000 आपका 900 किलोमीटर आपका बहने में 1114 किलोमीटर कहां बहती है, ये इसका जो आउटफिल है वो कहां बनता है, भारत में बनता है। किसका, आपका सिंधु नदी का। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक बार पहला पूरा आपका थ्योरी पढ़ लेते हैं आज एक बार, ताकि आपको पता लग जाए कि कहां कहां क्या स्थिति। फिर उसके बाद हम गंगा को भी, उसको भी फिर मैं आपको नोट के रूप में मैप से पढ़ा दूंगा। चलिए, आज हम आपका बेसिकली जो है गंगा नदी की आपका बात करने वाले हैं कि गंगा नदी तंत्र क्या है। देखिए, सबसे बड़ा आपको पता होना चाहिए, भारत में अगर कोई नदी है जिसे आपका धार्मिक रूप से भी आपका महत्व प्रदान है, वो कौन है, गंगा नदी। और मैं आपको बेसिकली चीज बताऊं, भारत में जितनी भी नदियां हैं सबको क्या है, एक धार्मिक महत्व भी आपका जुड़ा हुआ है। चाहे आपका नर्मदा हो, चाहे तापी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे महानदी हो, चाहे आपकी पेरियार हो, कोई भी नदी हो, यानी कि वेन गंगा, एन गंगा, छोटी मोटी जो भी धाराएं हैं, उनका कहीं ना कहीं धार्मिक महत्व जो है हमारे साथ आपका जुड़ा हुआ है। और ये महत्व क्या है, हमको देखने के लिए आपका मिलता है। जैसे हमने कल पढ़ा, गंगा की मुख्य धारा क्या है, भगीरथी, जो कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था,
हिमालय की जितनी भी नदियां हैं जो आपकी बहती हैं वो कहीं ना कहीं किसी ग्लेशियर के माध्यम से उनका आउटसोर्स होता है, यानी कि वो किसी न किसी ग्लेशियर से निकल रही होती हैं। क्लियर है? यहां हमने देखा कि अलकनंदा एक नदी है उत्तराखंड की, देवप्रयाग में इससे मिलती है। किससे? भागीरथी नदी से आपका अलकनंदा मिलती है। और कह रहे हरिद्वार के पास गंगा पर्वत के भाग को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि गंगा कहां से मैदानी क्षेत्र में आपका प्रवेश करती है, तो आप सिंपल कहेंगे कि हरिद्वार से क्या होती है, गंगा आपका कहां प्रवेश कर जाती है? आपका मैदानी क्षेत्र में। हरिद्वार को पार करने के बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जाती है, बिजनौर से पार कर अमरोहा डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है, वहां से आपका हापुड़ पहुंचती है, और इसी तरह से बुलंदशहर होते हुए आपका यूपी के साइड निकलता है, फिर ये बिहार पहुंच जाती है। क्लियर है? ये आपको बेसिकली एक छोटा सा रूट है। जब मैं आपको गंगा रूट बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कहां कहां से आपका बहती है। अगर आप इतनी विस्तृत में पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो जितना हमारे लिए बुक में है मैं नॉर्मल आपको उतना पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर है? तो ये आपको देखना है। तो बेसिकली गंगा कहां बनती है? आपका देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलने से क्या होती है? गंगा बनती है। लेकिन आप गंगा के पीछे देखो कि अलकनंदा के साथ ना जाने कितनी नदियां और हैं जो बहुत सारे देवप्रयाग के साथ मिलकर अलकनंदा के रूप में आगे बढ़ती चलती हैं। क्लियर है? तो उनको हम इतना नहीं देखने वाले विस्तृत, क्योंकि हमारे लिए नहीं है। हमें बेसिक जितना हमें चाहिए वो हमारे पास है। हम देख रहे हैं कि गंगा जो बनती है अलकनंदा और भागीरथी नदी को देवप्रयाग में जब इनका संगम होता है उस समय क्या बन जाती है? आपकी गंगा बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, हरिद्वार में क्या करती है? मैदानी भागों में अपना प्रवेश करती है। यहां तक हम देख ली। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर कहां मिलती हैं? गंगा में मिलती हैं। अब आप देखेंगे बहुत सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। जैसे एक नदी है यमुना नदी। क्लियर है? कहां से निकलती है यमुना? बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री बेसिकली हम उसको बोल देते हैं। ठीक। अब देखिए इसमें कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना है, घग्गर है, गंडक है, कोसी नदी है। यमुना नदी आपके हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री स्थान है, आपको पता है, गंगोत्री यमुनोत्री, और वहीं पड़ता है आपका बंदरपूंछ ग्लेशियर। यहां गंगा के दाहिने किनारे पर समतर इलाहाबाद में गंगा से आपका मिल जाती है। और कहां मिलती है? बेसिकली आपका यमुना को देखेंगे, ये कहां मिलेगी? आपका इलाहाबाद में। घग्गर, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। और आपको पता होगा सिडनी बुरई ने जो आपका हिमालय का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो किसके आधार पर किया था? नदियों के वितरण के आधार पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ठीक। इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए मैं इस आपको मैप में भी दिखाऊंगा। और आप देखेंगे कि ये निकलती है, इसके कारण प्रत्येक उत्तरी वर्ष में कुछ हिस्सों में बाढ़ लाती है। अब जहां से बहेगी वहां पर कुछ आउटफ्लो बनता है। उसी आउटफ्लो के कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें क्या होता है कि इसमें बाढ़ वाला क्षेत्र भी आपको देखने के लिए जो है वो आपको मिल जाएगा बेसिकली। अब देखिए जिससे बड़े पैमाने पर जन माल का आपका नुकसान होता है, ये नदियां क्या होती हैं? अपने साथ मिट्टी लाती हैं और उपजाऊ भाग के क्षेत्र को उपज बनाती हैं। अब देखिए आप उससे पहले थोड़ा सा ये देखिए, ये मैप है। चलिए अब देखते हैं सिंधु नदी के, हम अभी आपका बात कर रहे थे। ठीक। अब ये है तिब्बत। बेसिकली अगर हम बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत वर्तमान रूप में अगर आप देखोगे तिब्बत पर चाइना का कब्जा है, इसलिए तिब्बत के ऊपर आपका तिब्बत हमेशा कहां आता है? ब्रैकेट में आपको दिखाई देगा और उसके ऊपर चाइना लिखा होता है। यानी कि बेसिकली आज जो पूरा तिब्बत है उस पर चाइना का कब्जा है। लेकिन भारत क्या करता है? आज भी स्वतंत्र रूप में आपका तिब्बत को मानता है। ठीक। अब देखिए यही वो क्षेत्र है जहां से क्या हो रहा है कि आपकी सिंधु नदी क्या कर रही है? भारत में आपका प्रवेश कर रही है। और ये क्षेत्र है मिठानकोट, पाकिस्तान का। क्या है? मिठानकोट। ठीक। एक आपने बहुत फेमस झील शुरू होगी जिसको हम कहते हैं बुलर झील। ये देखिए ये है आपकी बुलर झील, देख लिया आपने बुलर झील। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। एक मानसरोवर झील के पास से एक नदी और है जिसका उद्गम होता है और वो सिंधु नदी से आके मिलती है। वो आपको ढूंढनी है कि कौन सी नदी है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे ही क्या होगा,
चिनाब, झेलम, रावी, ये यहां मिलेंगी और इसमें आगे जाएंगी, और ये व्यास है, और यही है गोविंद सागर बांध बना हुआ, ठीक, और इसी तरह से आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, और यहीं से निकलेगी। देखिए मैप में इतना आपके स्पेस नहीं है, नहीं तो आपने एक नाम सुना होगा, भारत का सबसे बड़ा बांध है पंजाब राज्य में, क्या नाम है उसका, किसी बच्चों को पता है? सरदार सरोवर डैम। बैठ जाइए आप। देखिए भाखड़ा नांगल बांध है जो आपको देखने के लिए मिलेगा, कौन सा मिलेगा? भाखड़ा नांगल बांध, वो झील का नाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इन पर हम बारीक बिंदु को बाद में देखेंगे। तो ये बेसिकली क्या था, एक आपका रीजन था सिंधु नदी तंत्र का। फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अभी शुरुआती दौर में हैं, तो एक बेसिकली रफ स्ट्रक्चर का एक आपका मैप बना लीजिए, ज्यादा नहीं बनाना, ये वाला हिस्सा केवल इतने ऊपर वाला बना लीजिए। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं आप उनको आउटफ्लो करते हुए आपका बना सकते हैं मैप में। चलिए आप बनाना प्रारंभ करें, सभी बच्चे अपने रफ पेपर पर बनाइए प्रैक्टिस के लिए। चलिए शुरू करें। जीआईसी ऋषिकेश, जीजीआईसी ऋषिकेश, बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश। देखिए आप अभी छोटी क्लास में हैं, और आप अभी से अगर मानचित्र का अभ्यास अच्छा करके रखेंगे तो जैसे ही आप आगे बड़ी क्लासों में बढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप जब भी कोई चीज आए जहां भी आपको लगता है मैप बनाना चाहिए, देखिए भले एग्जैक्ट फॉर्म में ना बने उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए कि हम किस प्रकार से बना रहे हैं। आप इसको पढ़िए, एक आपको रफ स्ट्रक्चर जो है बेसिकली आपको मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी कि एक नदी और है जो आपके तिब्बत से निकलती है, तो ये सतलज नदी है। ये देखिए सतलुज यही है, और ये कहां से निकलती है? यहां पड़ता है रकास्त, रकास्त ताल, देखिए सतलज निकलती है, और ये भी मानसरोवर जो झील है उसके कुछ ही दूरी पर है आपका रकास्त ताल, वहां से निकलती है सतलज नदी। तो दो नदी ऐसी हैं सिंधु नदी तंत्र में जिसका उद्गम कहां है? भारत से बाहर है। एक किसका? सिंधु नदी का, और दूसरी कौन सी है? सतलज नदी का, ठीक, तिब्बत से है बेसिकली। आप ऐसे हैं, चलिए हो गया सबका। देखिए ये है पूरा गंगा का सिस्टम, गंगा नदी तंत्र है। अब गंगा नदी तंत्र को पढ़ने के लिए एक तो ये फॉर्मेट है कि मैं आपको जैसे मिल रहा है सिंपली ऐसा बता दूं आपको, और एक आप भारत का मैप बनाएं और उसको छाप लें, तो ये भी ठीक रहेगा। लेकिन एक वो सिस्टम है कि आप प्रॉपर मैप बनाइए, सबसे पहले गंगा को अलग समझिए, फिर उसके बाद गंगा की जो लेफ्ट साइड से मिलती हैं नदियां आप उनको बनाइए, फिर राइट से मिलती हैं आप उनको बनाइए। क्लियर है? एक पैटर्न ये है। इसको यहां ब्रेक करने के बाद फिर कौन सी आएगी? दिहांग आएगी, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी है, असम में दिहांग बोलते हैं। फिर जब ये मिलेगी अल्टीमेटली कैसे बनेगा, एक मैप का रास्ता वो है जिस तरह से हम कंपटीशन वगैरह में पढ़ते हैं। चलिए तो इस तरह से भी आपका देख लेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन इसका निमट जाए। अब देखिए, अब आपने देख लिया, आपने ब्रह्मपुत्र को देख लिया, सॉरी सिंधु को देखा, आपने गंगा को देखा। अब कुछ ऐसी नदियां हैं जो आपके प्रायद्वीपीय पठार में बहती हैं, यानी कि बहुत सारी नदी ऐसी हैं जो आपके प्लेट्यू रीजन में अपना आउटफ्लो बनाती हैं, उनको बेसिकली हमें देखना है। तो आपको पता होना चाहिए प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदी एक आपकी चंबल है, बेतवा और सोन, यानी कि ये तीन नदी ऐसी हैं गंगा के लिए जो कहां से आती हैं? आपका प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। और ये कैसे हैं? अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं, सेमी ड्राई एरिया से ये आपका बहती आती हैं। इनकी लंबाई कम है, इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए ये नदियां कैसे कहां गंगा में मिलती हैं। अब आप देख सकते हैं कि कहां मिलेंगी, थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिए। और अगर आपको भारत के मैप की अच्छी सी नॉलेज है तो मैं नहीं मानता कि आपको समझ ना आए। देखिए ये रही चंबल, और ये रही बेतवा, और ये रही सोन नदी। ये यमुना में मिली, बेतवा भी, और यहां आकर ये गंगा में मिल जाती हैं। बेसिकली ये लोग आपको यमुना में मिलती हैं दोनों, चंबल भी और आपका बेतवा भी। सोन जो है ये सीधे मिल जाती है।
गंगा में। अब भारत के मैप में आप देखिए कौन आपका मध्य प्रदेश में मिल रही है, कोई मध्य प्रदेश से बाहर है, कोई बिहार छत्तीसगढ़ के आसपास है, कैसे है ये आपको मैप में देखना है भारत के। देखिए मैप का तो सिंपल है, जब तक आप इसको खोजोगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब देखिए बाएं तथा दाएं किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। कहां से बहती है? पश्चिम बंगाल के फरक्का तक। ये फरक्का भी एक बैराज है, आपका बांध बना हुआ है फरक्का। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। यहां गंगा नदी डेल्टा सबसे उत्तरी बिंदु है और कह रहे हैं गंगा का जो ये लास्ट पॉइंट है कहां है आपका? उत्तर में आपका गंगा का डेल्टा वाला जो पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है। यह दो नदियों के भागों में बढ़ जाता है। भागीरथी हुगली जो एक वितरिका है यानी कि झरने के जैसी दिखाई देगी दक्षिण की तरफ, तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलकर जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरणों में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से मेघना नाम से जानी जाती है। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हैं दोनों एक हो जाती हैं और इसको जानते हैं बांग्लादेश में आपका मेघना के नाम से। किसके नाम से? मेघना के नाम से। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली ब्रद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन दोनों में बहते हुए डेल्टे को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। देखिए बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्र कहां जाकर मिलते हैं आपको पता होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी में अपना आउटफ्लो बनाती है। ठीक, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर गिरती हैं तो उस समय आपका डेल्टा बनता है, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। और क्वेश्चन आता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी किस डेल्टा का निर्माण करती है? तो आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। कहां बनेगा सुंदरबन डेल्टा? तो आपका बांग्लादेश में, और कुछ रीजन उसका वेस्ट बंगाल में भी आपको मिलेगा सुंदरबन डेल्टा का। कभी मौका मिले तो सुंदरबन डेल्टा घूमने जाइए जरूर, बहुत अच्छी जगह है। आपको बहुत सारे आपको पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, नई नई आपकी जाति प्रजाति की चीजें वहां आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगी। देखिए कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादक से मिला है। एक सुंदरी एक प्रकार का वहां वृक्ष है, उसके नाम के आधार पर है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है और यहाँ क्या मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, बड़ा फेमस है यहाँ रॉयल आपका बंगाल आपका टाइगर। ठीक, और सुंदरबन डेल्टा एक आपका नेशनल पार्क भी है जो आपको देखने के लिए मिलेगा और बेसिकली रॉयल टाइगर के लिए आपका रिजर्व भी है वो। ठीक, ये आपका बेसिकली नदी आई हमारी गंगा। अब यहां से ये दो पार्ट में टूटेगी, एक इधर से क्या आ रही है आपकी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों मिल जाती है कहां? बांग्लादेश में। ठीक, कहां मिली? बांग्लादेश में। और यही वो रीजन है जहां पर ये आउटफ्लो बनाकर क्या बनाती है? अपना डेल्टा वाला रीजन बनाती है और अंततः क्या होती है? यह बंगाल की खाड़ी में इसका आउटफ्लो बन जाता है। ये पूरी बंगाल की खाड़ी है। ठीक, अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं अगर आप भारत को अच्छे से देखेंगे नीचे, खास कर ये वाला रीजन इतना, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि यहां अरब सागर है और यहां कौन सी नदी गिर रही थी? आपका सिंधु नदी। क्लियर है? और यहां क्या है? बंगाल की खाड़ी। देखिए भारत में बहने वाली जो आपकी नदियां हैं या तो वो कहां गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी या फिर कहां गिरेंगी? अरब सागर में गिरेंगी। दो ही जगह ऐसा है जहां पर भारत की नदियां क्या बनाएंगी? आउटफ्लो बनाएंगी, या कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी में आकर मिलेगी। अल्टीमेटली उसे कहीं ना कहीं गिरना है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में गिरे, चाहे आपका कहां गिरे? आपका अरब सागर में गिरे। ये हमको देखना है। चलिए, गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र आप 3.4 को देखें।
क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? आंवला नगर, सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अब देखिए, थोड़ा सा आप देखेंगे, आंवला से सुंदरबन तक की मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, परंतु ढाल में गिरावट मुश्किल से आपका 300 मीटर की, यानी कि स्लोप इतना ज्यादा नहीं है। दूसरे शब्दों में 6 किमी यानी कि किलोमीटर की दूरी पर ही ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों पर अनेक बड़े बड़े विसर्प बनाए जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे इनका जो आउटफ्लो है वो बहुत कैसा है, एक अलग प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए। तो ये एक बेसिकली छोटी सी जो भी हमको आपकी जानकारी मिली, ये बेसिकली क्या थी, गंगा की थी। अब ये इमेज हमारे सामने मिला है देवप्रयाग का। ये आ रही है अलकनंदा और ये आ रही है भागीरथी, और देवप्रयाग में बन गई गंगा। ठीक, एक बात थोड़ा सा गंगा के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए। देखिए कैसे इसका आउटफ्लो का रीजन है, आप इसको देख सकते हैं। कहां कहां इसका अपवाह क्षेत्र तंत्र है, आप इसको देखिए। कितनी सहायक नदियां इसमें मिल रही हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, चलिए छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अब मैं आपको ऐसे ही पूछता हूं, ऑप्शन में आपको बताना है, जो आंसर होगा उस पर हाथ खड़ा करना है। घग्गर है, शारदा, चंबल, बेतवा या फिर यमुना? बहुत अच्छे, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका यमुना। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको छोटा सा कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां है? दो क्वेश्चन है आपके सामने। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां है, और दूसरा क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी नमकीन, यानी कि जिसमें आपका बहुत ज्यादा सैलिनिटी है, नमक की मात्रा है, वो झील कहां है और उसका नाम क्या है? दोनों आपको देखना है। बेसिकली आपको बुलर झील कहीं दिखाई दे रही है? बुलर झील, क्या मैं कह सकता हूं कि ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में? बताइए कितनों बच्चों को लगता है कि बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? अच्छा ये बताइए ये कहां पर स्थित है? बेसिकली ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, दो अलग अलग आपकी यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख अलग है और J&K यूनियन टेरिटरी अलग है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको देख लेना है। दूसरा मैंने कहा था ऐसी झील एक आपको मिलेगी राजस्थान में, जिसका नाम है सांबर झील, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, ये मीठे पानी की नहीं है, बस क्या है, ये मीठे पानी की नहीं है, ये नमकीन झील है। कैसी है? नमकीन, जिसमें यानी कि नमक का जो परसेंटेज है, मात्रा है, वो बहुत ज्यादा है। चलिए थोड़ा सा आपका ब्रह्मपुत्र के विषय में पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर के पूर्व सिंधु एवं सतलज के स्रोत के काफी नजदीक से निकलती है। अब देखिए 3 नदी ऐसी हो गई जो भारत में बहती हैं और जिनका उद्गम क्षेत्र कहां से है? तिब्बत से है, और नियरेस्ट कहां है? मानसरोवर लेक से है। एक हो गई सिंधु, एक होगी सतलज और एक होगी ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 ऐसी नदी है जिनका उद्गम कहां से है? तिब्बत से है। ठीक, अब देखिए ये सब पास पड़ोस से निकलती हैं। इसकी लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। कह रहे कैसी है? ये आपका सिंधु नदी से लंबी है। कौन सी? आपका ब्रह्मपुत्र नदी।
लेकिन क्या है जो उसका आउटफ्लो है वो कहां है, अधिकतर भारत से बाहर ये बहती है। क्लियर है, भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, कम है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। कहां से बहती है, पूर्व की ओर। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं सांगपो। तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो। किसे, ब्रह्मपुत्र नदी को। असम में बोलते हैं दिहांग। असम में क्या बोलते हैं, दिहांग। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का एक शिखर है जिसका नाम है नामचा बरवा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका हिमालय पर्वत है जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक फैला हुआ है। अब कह रहे हैं कि नामचा बरवा शिखर के पास यह अंग्रेजी के यू आकार जैसे अक्षर का मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल में गोर्ज के माध्यम से आपका प्रवेश करती है। अब गोर्ज क्या होता है आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं कल के लेक्चर में कि कैसे दो पहाड़ियों के बीच में काटकर नदी आपका बहती है, हम उसको गोर्ज कहते हैं। इसको आप देखें, और यह है दिहांग नाम से जाना जाता है। कहां कहते हैं, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में। तथा दिबांग, लोहित, किन्नौर और इसकी बहुत सारी क्या है और दूसरी सहायक नदियां हैं। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। देखिए उस टाइम मैंने थोड़ी सी एक आपको गलती कर दी थी। अरुणाचल प्रदेश, असम में जो है आपका इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल में इसको दिहांग बोलते हैं। मैंने उल्टा बोल दिया था, मैंने असम में दिहांग बता दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल में क्या कहते हैं, इसको दिहांग बोलते हैं और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक। और तिब्बत में क्या बोलते हैं, आप अभी लिख चुके हैं, सांगपो। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र में तिब्बत को सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और क्या बोलते हैं इसको, जमुना कहते हैं। कहां, बांग्लादेश में। किसे, ब्रह्मपुत्र नदी को। यानी कि जब कोई नदी जिस क्षेत्र से अपना आउटफ्लो बनाती है तो उस क्षेत्र में उस नदी को अलग अलग अपने लोकल नाम के हिसाब से भी जाना जाता है। अब जैसे आप अच्छे से देख लीजिए इसी नदी को, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी को। जब निकली तिब्बत में क्या कह दिया, सांगपो। अरुणाचल में क्या कह दिया, दिहांग। ब्रह्मपुत्र यानी कि असम वाले क्षेत्र में क्या बोल दिया, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में प्रवेश करी तो क्या बोल दिया, जमुना। यानी कि एक नदी जिस जिस क्षेत्र से बहती है अलग अलग क्षेत्रों में उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था कि इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। शीत मतलब ठंडा होता है, शुष्क मतलब ड्राई है वहां। अतः इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत अधिक है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। देखिए, जो आपका नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा पार्ट है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे उसमें असम हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, कोई भी क्षेत्र है, भारत का आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। आप ऐसे देखिए, यह नदी जल और सिल की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। क्लियर है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की अनेक धारा से बहकर होकर एक गुल्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदियां द्वीपों का आपका निर्माण करती है। क्या आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना है? क्या नाम है उस द्वीप का? तो ध्यान रखना, मांजुली नदी द्वीप। क्या है? मांजुली आपका नदी द्वीप है, जो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा आपका बना हुआ नदी द्वीप है। क्लियर है। आज क्लास को यहीं विराम देंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।